Recording in progress. तमाम पार्टिसिपेंट्स को अस्सलाम वालेकुम जी। गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड की तरफ से कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में खुशामदीद। मीटिंग का आगाज राब्ते कलाम पाक से और इसके लिए गुजारिश करूंगा जनाब आसिम महमूद साहब से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी। शाहनवाज जफर साहब CFO। जी गनी ग्लोबल क्लास की प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट ब्रीफिंग के सिलसिले में। नेचर ऑफ बिजनेस एज यू पीपल नो के बोरोसिलिकेट ग्लास ट्यूब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो कि बोरोसिलिकेट ट्यूबर ग्लास ट्यूब और एक ट्यूबर मोबाइल है और स्टेट ऑफ द आर्ट प्रीमियम क्वालिटी यूरोपियन ट्यूब ग्लास मैन्युफैक्चर की जाती है पाकिस्तान में और ये टोटली अभी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है जो कि मेजर तकरीबन इंपोर्ट गनी के थ्रू ही पाकिस्तान के अंदर हो रही है। और इसका बेनिफिट क्या है कि आप जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो इसका फिर आपके जो रिजर्व्स होते हैं फॉरेन रिजर्व उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा होता है। और एक्सपोर्ट जो करंटली हमारे पास सर्विस आ रही है वो बांग्लादेश गिफ्ट और अदर अफ्रीकन कंट्रीज में भी हम मूव कर रहे हैं। मार्केट शेयर मेजर माशाल्लाह से हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो जितनी भी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है और हम प्योर का भी जो हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के आगे मार्केट को कैटर कर रहे हैं उसमें भी मेजर शेयर होल्डिंग गनी के पास है माशाल्लाह। क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हम फॉलो करें, जो सर्टिफिकेशन हमने रिसीव कर चुकी है ISO 9001-15 है, फिर ISO 14001 और 2015 है, ISO 45,001 है 2018 और ISO 15,378 2017 सर्टिफिकेशन। फाइनेंशियल मैट्रिक्स हमारे पिछले लास्ट 4 इयर्स के हैं। ग्रॉस सेल्स माशाल्लाह से हमारी 3.4 बिलियन जंप कर चुकी है जो कि लास्ट टाइम थी 2.8 बिलियन की। नेट सेल्स हमारी 2.9 बिलियन की है, लास्ट टाइम थी 2.4 बिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल 2.1 बिलियन की, लास्ट टाइम थी 1.9 बिलियन का अराउंड। और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 755 मिलियन जो कि लास्ट टाइम था 550 मिलियन का। एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस टोटल मिला के 113 मिलियन जो कि लास्ट टाइम था 123 मिलियन। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 643 मिलियन, लास्ट टाइम था 427 मिलियन। अदर इनकम 95 मिलियन की थी, लास्ट टाइम था 176 मिलियन की। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 41 मिलियन, लास्ट टाइम था 21 मिलियन के। फाइनेंशियल कॉस्ट 346 मिलियन की और लास्ट टाइम थी 407 मिलियन की। टैक्सेशन 49 मिलियन, लास्ट टाइम था 30 मिलियन की। और प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्सेशन है 300 मिलियन के अराउंड और लास्ट टाइम था 145 मिलियन की। अर्निंग पर शेयर हमारी जो बेसिक एंड डाइल्यूटेड हमारी रही है वर्चुअल से 1.25, लास्ट टाइम थी 0.60। नंबर ऑफ शेयर हमारे जो आउटस्टैंड कर रहे हैं एज ऑन टुडे भी 240 मिलियन के, लास्ट टाइम सेम फिगर थी। इक्विटी हमारी 2.8 बिलियन की, लास्ट टाइम थी 2.5 बिलियन की। नॉन करंट लाइबिलिटीज 549 मिलियन, लास्ट टाइम था 358 मिलियन। करंट लाइबिलिटीज 2.8 बिलियन की, लास्ट टाइम था 2.3 बिलियन के। नॉन करंट एसेट्स और 3.1 बिलियन के, लास्ट टाइम था 2.5 बिलियन के। और करंट एसेट्स हमारे 3 बिलियन के, लास्ट टाइम था 2.662 बिलियन। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है हमारी जो ईयर ऑन ईयर हमारी जो ग्रॉस सेल्स है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है। यानी कि 2022 में 1700, फिर 2400, 24 में 8500 और 3400 करंट ईयर में हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो हमारा प्रॉफिट है इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है 22 में ईयर 22 में 197,
23 में थोड़ा सा डिप आया, 100 मिलियन का राउंड था, फिर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुई 2024 में 145 मिलियन, और करंट ईयर में हमारा जो लास्ट क्लोजिंग था 300 मिलियन का राउंड था। की रेवेन्यू ड्राइवर्स में हमारी जो कैपेसिटी है 6 वाइल एंड 22 इम्प्यूर मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। स्ट्रेटजिक अलायंस में है जो वर्किंग विद लीड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर। एक्सपोर्ट में ऑलरेडी हम हैं, जिसमें मैनेजमेंट इज पुशिंग फॉर एक्सपोर्ट मीना, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिका वगैरह। प्रोडक्ट मिक्स हमारी जो ट्यूब की जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट हम बना रहे हैं, फिर इसमें वैल्यू एडेड में भी हमने मेजर मार्केट कैप्चर की हुई है फ्यूल्स और वाइल के अंदर। मटेरियल वेरिएशन जो आ रही है उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें कि नॉन करंट एसेट्स में जो एक्सपेंड किए गए हैं 2.5 बिलियन से 3 बिलियन के ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारी ग्लास ट्यूब फर्नेस में हमने रिफर्बिश किया और इसकी इंस्टॉलेशन की है, और फिर हमारी कुछ न्यू एम्प्यूल वैल्यूएटेड प्रोडक्ट है मशीनें हमने लाइन्स ऐड की हैं, तो उसके कैपेक्स की मद में हमारी एडिशन हुई है। करंट एसेट्स हमारे 2.6 बिलियन से 3 बिलियन के राउंड अबाउट ग्रो कर गए। उसमें ये आता तो हमारे थोड़े से ट्रेड डेटर्स में भी इंक्रीज आया ड्यू टू सम लीनियंसी टुवर्ड्स आवर कस्टमर, जिसका बेनिफिट हमारी ग्रॉस सेल्स में इंप्रूवमेंट हमें नजर आती है। और फिर कुछ हमारे कैश एंड बैंक बैलेंसेस में भी इंप्रूवमेंट आई है ड्यू टू स्ट्रॉन्गर ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ये बैलेंस शीट की साइड थी। P&L की साइड पे हम अगर देखें तो नेट सेल्स हमारी इंक्रीज हुई है 2.4 बिलियन से 2.9 बिलियन, और जिसमें हमारी प्रोडक्ट और जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। ट्यूब की सेल्स थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है, और इसमें प्राइसिंग मार्जिन इम्प्रूव हुए हैं, और एम्प्यूल के अंदर हमने क्वांटिटेटिव भी इंक्रीज किया और वैल्यू प्राइस में भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट में हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है 550 मिलियन से 755 मिलियन ड्यू टू इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, जो कि मैंने बताया कि एम्प्यूल्स का जो है वॉल्यूम वो इंक्रीज हुआ है, और ट्यूब की प्राइसेस इंप्रूव हुई है। और फिर ऑन द अदर साइड कॉस्ट हमने बेहतर तौर पे मैनेजमेंट करने की कोशिश की है, लाइक रॉ मटेरियल और जो यूटिलिटीज में है उसमें बेहतरी आई है। इसमें क्योंकि मेजर हमारा इनपुट है टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग वो है सुई गैस है और इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी और सुई गैस दोनों में थोड़े से प्राइसेस डिक्रीज हुए हैं। लाइक लास्ट ईयर में तकरीबन कोई एवरेज इलेक्ट्रिसिटी का रेट हमें 42 का राउंड पड़ रहा था, जो कि अभी अराउंड 33 के राउंड हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा जंप किया है 427 से 643 मिलियन पे, with the reduction in financial cost by 61 million and strong gross profit, जो कि मैंने आपको पहले रीजन बता दिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन वो भी माशाल्लाह से जंप होगा, हमारा ऑलमोस्ट डबल हो गया 145 से 300 मिलियन के ऊपर हम पहुंच गए, और इससे ही कोरस्पॉन्डेंसली हमारी जो EPS है वो 0.6 से 1.25 पे इंक्रीज होगी ड्यू टू इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, पहले प्रोडक्ट है न्यूट्रल बोरोसिलिकेट ग्लास ट्यूब है, USP टाइप 1, फिर एम्प्यूल्स है और वाइल्स हैं। मार्केट्स में अगर देखा जाए डोमेस्टिक मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है पाकिस्तान में ओवरऑल, और फिर एक्सपोर्ट में भी जैसे कि बताया कि ये हमारी स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स हैं मीना, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। और ऑनगोइंग भी हमारी एफर्ट्स चल रही है कि हम कुछ और एरियाज भी देखें जहाँ पे हम अपना एक्सपोर्ट फोलियो को इंक्रीज कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये एक मोटी मोटी हमारे जो मेजर कस्टमर्स हैं उनकी एक लिस्ट है। मेक्टर है, इंडस फार्मा है, सेल है, हिल्टन है, मार्टन डाउ है, तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर हियर। आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में देखें कि वी आर गोइंग टू बी मार्केट लीडर। अभी भी हम यानी कि मेजर एक तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट हम बना रहे हैं ग्लास ट्यूब में,
और फर्दर एडिशन करने जा रहे हैं हम। न्यू मशीनें भी हम प्रोडक्शन के अंदर लेके आना चाहेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो एम्प्यूल्स की और वाइल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी और फिर हम अकॉर्डिंगली मार्केट का शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इस तरह अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन ट्यूब एंड एस्टेब्लिश मार्केट लीडरशिप। कैपेसिटी एक्सपेंशन में हमारी इंट्रोड्यूसिंग एडवांस वाइल मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी भी हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो इटली से इंपोर्टेड है। और एक्सपेक्टेड आउटकम है हायर प्रोडक्शन वॉल्यूम होगा, इंक्रीज सेल होगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सेविंग्स होंगे, और एक्सपोर्ट के अंदर भी हम इंशाल्लाह अपनी मार्केट को शेयर को इंक्रीज करेंगे। सऊदी अरेबियन प्रोजेक्ट विजन 2030 कुछ इसी तरह से ग्रुप लेवल पे भी कुछ एक्सपेंशन चल रही है माशाल्लाह। अफ्रीकन मार्केट में भी एंट्री, एक्सप्लोरिंग सेंट्रल एंड नॉर्थ अफ्रीकन फार्मास्यूटिकल कंपनी, 600 फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि वहाँ पे ऑपरेट करी है, जिनको हम इंशाल्लाह टैप करेंगे। मार्केट टीम और टोटली इज एंगेज विद एजेंसीज और पार्टिसिपेट कर रही है फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन के अंदर, ताकि प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जाए और अपना मार्केट शेयर मजीद इंक्रीज करें इंशाल्लाह। लोकल मार्केट को भी एक्सपेंड कर रहे हैं। लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज काफ़ी तो हमारे पैनल के ऊपर आ चुकी हैं, और फर्दर हम जो मल्टीनेशनल है उनको अपने पैनल के ऊपर लेके आ रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हमने सैंपल्स के तौर पे दी हुई है, वो अभी इसको चेक कर रहे हैं, तो इससे हमारे और ग्रॉस सेल्स में इंप्रूवमेंट आएगी। जस्ट इन टाइम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें फॉर वॉल्यूम नीड, जो भी क्लाइंट्स को ज़रूरत होगी, और स्ट्रेटजी में एस्टेब्लिश मल्टीपल प्रोडक्शन हम साइट्स नेशन वाइड भी हम इसको लेके आएंगे, ताकि कस्टमर की एक्सेस में हमारी जो प्रोडक्ट है वो इजीली हो जाए। ट्यूब एक्सपोर्ट जो टारगेटिंग लैटिन अमेरिकन कंट्रीज फॉर ट्यूब एक्सपोर्ट and exploring partnership with driver distributor to expand market research. अच्छा, चलो, अच्छा, बिजनेस के साथ रिस्क भी एसोसिएटेड है, जिसको मैनेजमेंट ने देखना होता है। वो जो चाइना के साथ कंपटीशन है, बल्क सप्लाई कर रहा होता है, तो इसको हम मैनेज कर रहे हैं। चाइनीज मैन्युफैक्चर क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग प्राइस एंड स्केल कंपटीशन मार्जिन एंड मार्केट शेयर मेन अंडर प्रेशर। फिर रॉ मटेरियल और जो एनर्जी की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही होती है, पता नहीं चल रहा होता कि कब प्राइसेस बढ़ गई हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और लोकल भी जो हमारा मेजर इनपुट है टूवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग, वो एनर्जी की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही होती है। हर टाइम एक फियर होता है कि जी कोई नई न्यूज़ आ गई और प्राइस जंप कर गई। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, क्योंकि हमारा जो ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल है उसकी डिपेंडेंसी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के साथ भी होता है, तो फॉरेन रिस्क भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। फिर कम्पिटिटिव प्रेशर एंड वैल्यूएटेड सेगमेंट्स में हमारा जो कंपटीशन है वो ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड कॉटेज इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्यूल्स और वायर्स हैं उनके साथ हो रहा होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस नहीं देखी जाती लॉ की, तो वो डेफिनेटली फिर प्राइस वार में और इस तरह से कम्पिटिटिव कंपटीशन हमें फेस करना पड़ रहा होता है। इंटरेस्ट रेट्स हैं, अभी तो तकरीबन कोई 10-11% पे चल रहा है पॉलिसी रेट, तो इसका भी एक फियर रहता है जो कि बिजनेस के लिए है कि कभी अगर जंप कर गया तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। फिर डिपेंडेंसी ऑन जो रेगुलेशन प्रोटेक्शन है, दी बिजनेस परफॉर्मेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पॉलिसीज, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी कुड हाईलाइटन कंपटीशन। इसमें है कि गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से लोकल इंडस्ट्री को फिर कंपटीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही होती है। एक्सपोर्ट मार्केट में जो रिस्क विद ग्लोबल बैरियर्स, न्यू मार्केट एंट्रीज एंड चैलेंजिंग इंटरनेशनल डिमांड पैटर्न्स, वो सारे रिस्क ऑलवेज आर देयर। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चैलेंज, न्यू इंस्टॉल मशीनरी must give optimal utilization to ensure efficiency and justification for the capital investment. ऊपर जो रिस्क दिए गए हैं इसकी मिटिगेशन भी साथ साथ मैनेजमेंट कर रही होती है। इसमें
Chinese manufacturers are delivering lightweight ampules in Pakistan market. Company has developed ampules to the exact specification as those of Chinese ampule market. Raw material energy का जो risk है इसमें company is working on cost effectiveness in utilities and raw material like introduced oxy fuel technology to substantially reduce natural gas consumption. Another VPSA plant अभी जो हमने recently import किया in the coming days ये operational हो जाएगा तो आपकी जो input cost है वो substantially decrease हो जाएगी. जो सोलर सिस्टम हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अभी क्योंकि सोलर की इंट्रोडक्शन की वजह से भी जो पावर की कॉस्ट है वो भी सब्सटेंशियली इंशाल्लाह डिक्रीज हो जाएगी जो कि बॉटम लाइन में इम्प्रूवमेंट हमारी करेगी. कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद मैन्युफैक्चरर टू फिक्स द प्राइसेस ताकि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करें तो उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ कर लें. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है जी करंटली डॉलर इज स्टेबल so the risk associated with foreign exchange is on the minimum side. अभी कुछ महीनों से स्टेबल है जिसकी वजह से ये चीजें अभी फिलहाल फेस नहीं करनी पड़ी. अल्लाह करे कि ऐसा ही चलता जाए. कॉम्पिटिटिव प्रेशर बट मार्केट में चीजें आ रही हैं कि ये दैट इज गोइंग टू बी ऑन द हायर साइड. देखें लेट्स सी. competitive pressure जो value added segments में वायलर और फ्यूल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. कंपनी इज डेवलपिंग टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर द न्यूमरस नेशनल एंड मल्टीनेशनल. वॉल्यूम को हम इंक्रीज कर रहे हैं ताकि जितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी की सेल्स के अंदर आ जाएगा और जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको हम कम्पीट कर सके जो कि हमें प्राइस वॉर में फेस करना पड़ रहा होता है. Government of Pakistan plans to reduce import duties. Companies trying to reduce our cost base for the import cost, reduce inventory cost for customer by supplying the stock just in time as per the production schedule, or improve cash flow for the customer. Export market में क्योंकि हमने बताया कि already हमारी टीम aggressively market को explore कर रही है ताकि new venues add करें और हमारी कंपनी की sales का जो एक्सपोर्ट वाला शेयर है वो इंक्रीज करे इंशाल्लाह और हमारी जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की तरफ चले. थैंक यू वेरी मच. और इसके ऊपर अगर आपका कोई क्वेश्चंस हैं. मोहतरम पार्टिसिपेंट हमारे साथ जो है हाफिज फारूक साहब अहमद जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है और जुबैर सदीकी साहब जो है प्रेसिडेंट जो है वो भी मौजूद है. क्वेश्चन अगर आपके हैं तो वो देने आंसर के लिए बैठे हुए. वैसे आपको बता दें जुबैर सदीकी साहब इज आवर न्यू एडिशन इन आवर कंपनी. तो माशाल्लाह ही केम फ्रॉम वेरी वेरी रिनाउंड कंपनीज इन द वर्ल्ड. लिंडे से भी लिंडे चीफ एग्जीक्यूटिव थे ये मिडिल ईस्ट में और लिंडे पाकिस्तान में भी रहे. फिर उसके बाद पाकिस्तान ऑक्सीजन में भी रहे. तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ज्वाइन किया एंड ही इज लुकिंग आफ्टर द शो नाउ. थैंक यू. एक आपसे चैट पे एक सवाल था जी मैंने शेरोज आप कोऑर्डिनेट कर लें अगर सवाल हैं तो कुछ चैट पे पहले. Yes, there are few raised hands. Saidullah Saab, you can ask your question. जी थैंक यू सो मच जी. थैंक यू सो मच फॉर नाइस प्रेजेंटेशन जी. मेरा एक सवाल था ये लास्ट क्वार्टर सितंबर में आपके मार्जिन जो है वो ड्रामेटिकली गिरे हैं. ग्रॉस मार्जिन भी गिरे हैं जो रफली आप समझ ले 25% 33% चल रहे थे तो वो 18% हो गए. और इसी तरह इम्पैक्ट डाउन द रोड भी जो है बॉटम लाइन तक 7-8% के मार्जिन थे माशाल्लाह. उससे पहले 14% की मार्जिन रहे दिसंबर 24 में वो सिर्फ रह गए 3%. तो इसके क्या रीजन था काइंडली बताना पसंद करेंगे आप. ये इसकी मेन रीजन थी क्योंकि फर्नेस जो थी वो हमारी बंद थी और उसके बाद हमने फर्नेस चलाई थी. तो वो शुरू के जो टाइम्स होते हैं उसमें प्रोडक्शन जो है वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता सही होती है. प्लस उसके बाद एक रीजन ये थी. दूसरी जो मेन रीजन जो आ रही है हमें बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम द अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में हमारी जो काफी जो हमारी लोग कस्टमर थे they are taking our tube and making the ampules and sending those pharma companies sending those ampules to Afghanistan. बार बार बॉर्डर बंद होने की वजह से जंग की वजह से तो वो काफी ज्यादा जो है ना उसकी वजह से हमें प्राइसिंग थोड़ी कम भी नीचे भी करनी पड़ती है बेचने के लिए. फ्लड भी था तो वो काफी सारी पिछले क्वार्टर में काफी सारी चीजें आई.
जी, तो हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड? इंशाल्लाह, why not? जी, दिसंबर अभी क्वार्टर the situation is not normal. So right now, still even the situation is not normal. Flood is getting, alhamdulillah, मेरा मतलब water has receded. लेकिन जो अफगानिस्तान की situation है still very volatile. अच्छा। और जी, दूसरा मेरा क्वेश्चन था, आपका मार्केट शेयर क्या होगा लोकल पाकिस्तान के अंदर? आपका मार्केट शेयर क्या है? जो there are three products. One is glass tubes, other one is glass ampoules, third one is glass vials. और हम बनाते हैं ग्लास ट्यूबुलर वाइल्स। तो ग्लास जो ट्यूब्स हैं इसमें तो वी हैव मोर देन 70-75% मार्केट शेयर, क्योंकि नोबडी एल्स इज देयर। उसके बाद हमारी ट्यूब इज बीइंग यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एम्प्यूल्स, उसमें हमारा जो मार्केट शेयर है दैट इज रफली अबाउट 25%, no more than I think 25% is the market share in ampules. वायर्स में भी इसी तरह जो है ना हमारा को तकरीबन 15-20% मार्केट शेयर है। एंड नाउ वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू इंक्रीज द मार्केट शेयर इन एम्प्यूल एज वेल एज इन वायर्स, बिकॉज वायर इज द वन मार्केट जो काफी ग्रो कर रही है इवन इन पाकिस्तान, बिकॉज आउट ऑफ पाकिस्तान द मेन मार्केट इज वायर एंड इवन एम्प्यूल इतनी ज्यादा मार्केट नहीं है, वायर इज द बिगेस्ट मार्केट। जी, थैंक यू सो मच। Next, we have Kamran Ahmad Saab. You can unmute yourself and ask the question. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने अभी मेरे ख्याल से पिछले क्वार्टर के अंदर या उससे शायद पिछले क्वार्टर में बाय बैक शेयर की आपने ऑफर की थी। शेयर आपका एक अरसे तक आपकी रेंज के अंदर रहा, लेकिन आपने उसको बाय बैक नहीं किया। तो सर, अगर आपको बाय बैक ही नहीं करना तो नोटिस क्यों दिया था आपने, और अगर नोटिस दिया तो बाय बैक क्यों नहीं किया? अगर उस पर रोशनी डाल दी जरा। नहीं, असल में हमने तो बाय बैक करना था अपनी प्राइस के अंदर अंदर, जिस वक्त वो प्राइस से बाहर हो उस प्राइस के अंदर अंदर मेरा ख्याल है कोई शायद 8-10 मिलियन ही किया होगा शायद। सर टोटल मेरे ख्याल से टोटल आपने शायद कुछ 5 या 8 लाख शेयर टोटल बाई किए थे इसके। और ये नहीं, मेरा तकरीबन ख्याल है ज्यादा है। सुन लेना 1.5 महीने तक आपकी प्राइस से नीचे रहा है ये। क्योंकि मेरे पास तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर आपकी शेयर है, और मैं इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। आपने सर जब तक ये 10 रुपए से नीचे था ना सर, आप वो भी लेटर भी देख लें जब आपने लगाया है ये लेटर, और उसके बाद आप प्राइसेस भी देख लें। सर आपने जो है ना ये आप मतलब एक अरसे तक मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 1.5 महीने तक ये 10 रुपए के नीचे रहा है। लेकिन सर आपने बाई बैक में मैं से ये पूछ रहा था, जब आपने बाय बैक नहीं करना तो आपने आपने ये ट्विस्ट लाइक आपने नोटिस लगाने ही नहीं चाहिए था सर, अगर आपने बाय बैक नहीं करना तो। मैं इसको देख लेता हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारी प्राइस है, क्योंकि हमारी पहली जो प्राइस है ना वो 12 रुपए थी, शायद उसमें थोड़ी बहुत देर रहा है, लेकिन हमने अपने कैश फ्लो के हिसाब से इसको बाय बैक कर रहे थे कि प्राइस भी बेहतर हो जाए, कैश फ्लो भी चलता रहे और साथ में ये हमारे पास इसकी और मेरा मतलब थोड़ी शेयर होल्डिंग भी आ जाए। बट मेरा ख्याल है तो कुछ आपने सर तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख शेयर बाई करने थे इसके। जी ऐसे ही है। ठीक है सर, और आपने टोटल बाई कितने किए सर? सिर्फ मेरे ख्याल से मुश्किल से 8 या 10 लाख, इससे ऊपर बाई नहीं किए। खैर आप नहीं नहीं, इसको मेरा देख। ख्याल ज्यादा की है। अच्छा प्लीज मुझे ये बताएं सर, इसके फंड्स तो आपके पास बचे ही होंगे ना सर, जब आपने बाई नहीं किया। देखिए जी बचे हुए। जब आप शेयर होल्डर से बाय करके उनको कैंसिल कर रहे हैं या आप उसको रिजर्व में लेके जा रहे हैं, तो सर वो पैसा तो आपके पास आया होगा ना सर, तो उसको उसको भी आप बेसिक तरीके से यूटिलाइज कर सकते थे। चले खैर ये आप इसीलिए तो देख आप लीजिएगा नहीं नहीं, लेकिन इसके इसीलिए तो आप देख रहे हैं फाइनेंशियल कॉस्ट नीचे जा रही है, क्योंकि वो पैसा जो है आपको बाद का वो दे देता है सर अपना अब अनइंक्म अभी टैक्स। अब आप देखें, आप एक तरफ कह रहे फाइनेंशियल कॉस्ट, भाई जब आपको फाइनेंशियल कॉस्ट की इतनी फिक्र की तो आपने बायबैक क्यों लगाया था सर? इसीलिए कि आप अर्निंग पर से बेहतर कर देते हैं जब इसको ट्रेजरी में ले जाएंगे तो। सर आप देखें ना, अब अगर आपको फाइनेंशियल कॉस्ट ही कट करनी की तो फिर बायबैक का नोटिस क्यों लगाया था, वो ना लगाते। अच्छा चलिए छोड़ दें, एक तरफ आप फाइनेंशियल कॉस्ट की बात करें, दूसरी तरफ सर आप जो है ना अपनी सब्सिडीज को लोन पे लोन दे रहे हैं। अभी आपने नोटिस लगाया पत्नी जीसीआईएल को आप पैसा दे रहे हैं, जीजीजीएल को पैसा दे रहे हैं आप सर। सर अगर आपने पैसे ही देने तो आप देखें ना उनसे शेयर शेयर सर, खरीदे ना, ताकि मुझे शेयर होल्डर को फायदा आप तो हो। इमरान साहब, नहीं आप नहीं, मुझे ऐसा अपना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कमरान साहब। आई थिंक देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे नहीं याद है कि किसी एक वक्त में भी गनी ग्लोबल ग्लास ने किसी और कंपनी को पैसे दिए हों। गनी अभी ग्लोबल नोटिस ग्लास लगा इज ऑलवेज ऑन द रिसीविंग एंड। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर बिल्कुल ऐड करिए।
इसमें कामना साहब ऐसा है कि हमने जो आपने रेजोल्यूशन देखी है ना लास्ट हमारी एजीएम में जो अप्रूव हुई हैं, बेसिकली हमने अप्रूवल लिए हैं क्योंकि जाहिर है इसकी अप्रूविंग अथॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम उसमें एडवांसेस भी दे रहे हैं। और अप्रूवल इन प्लेस हो तो कभी भी एडवांस अगर जरूरत पड़े तो वो दिया जा सकता है। तो अप्रूवल की हद तक है, वो अप्रूवल ली गई है। लेकिन अब जो गरीब ग्लोबल ग्लास है बेसिकली इसने बोरिंग ली ही है, ज्यादा दी ना होने के बराबर है। चले अच्छा सर, यूरोपियन ग्लास ट्यूबिंग की 6 मशीनें आनी थी सर, वो आगे कंप्लीशन हो गई, सब इफेक्टिवली स्टार्ट हो गई हैं, अब इसमें कुछ पेंडिंग है आपकी? जी आ गई हैं, 6 की 6 मशीनें आ चुकी हैं। 5 जो है वो ऑलमोस्ट 4 तो प्रोडक्शन में आ चुकी हैं, एक शायद ट्रायल में है और एक जो है वो अभी उसकी चल रही है इरेक्शन और कमीशनिंग में। अच्छा सर, ये जो सोलर का आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं सर, एक तो उसका साइज बता दीजिए कि किस साइज का लगा रहे हैं, दूसरे इसकी फंडिंग कहाँ से करेंगे आप? इंटरनली करेंगे, बैंक से लेंगे, और इससे कितनी आपको ना सेविंग होगी सर? और ये भी बता दीजिएगा कि आपकी जो कॉस्टिंग है उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी का कितना परसेंटेज है सर? जो हमारा गरीब ग्लोबल ग्लास के लिए ये 2 मेगावाट है, 1.5 ये 1.5 मेगावाट का सोलर है और 1.5 मेगावाट का जो सोलर है वो तकरीबन आप ये समझे हमें साल में 2.1 मिलियन यूनिट देगा रफली। तो 2.1 मिलियन यूनिट आप ये समझ लें नेट ऑफ हो जाएंगे फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी प्राइस। और आसम साहब विल गाइड यू ऑन द जो इलेक्ट्रिसिटी की पोर्शन क्या है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में। आसम साहब फंडिंग सर, फंडिंग इसकी फंडिंग जो है वो मेरा ख्याल है बैंक से हम बैंक से में मेरा मतलब 20-80 के साथ है, 20 हमारी होगी, 80% डेट है। But I think the payment is less than 2 years. Yes. अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा सर ये है कि देखें, ये जो आपकी यूरोपियन ग्लास ट्यूबिंग है सर, पिछले साल भी मैं आपकी एजीएम में था, उस वक्त भी आपने कहा था कि इस साल कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन सर वो इस साल उस वक्त भी यही था कि 3 आ गई हैं, 2 प्रोसेस में, और है ना हमारा जो है ना ये बाहर की फार्मास्यूटिकल कंपनी है वहाँ हमारे सैंपल अप्रूवल के लिए गए, मैं वहां से हमें अच्छा बिजनेस मिलेगा। लेकिन सर आपकी बैलेंस आपकी जो पीएनएल है सर, वो तो ये सब चीजें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। जहां तक ग्रे मार्केट के ताल्लुक है सर, देखिए ये जो बड़ी कंपनी है ये तो ग्रे मार्केट से माल नहीं खरीद सकती, ये तो आपसे ही खरीदती है। अब सर्ल है, मैं सर्ल का भी शेयर होल्डर हूँ सर, वहां भी मेरी बात होती रहती है, वो तो सर सारा रेगुलेटेड सेक्टर से ही माल उठाते हैं, वो तो ग्रे मार्केट से नहीं लेते सर। इस पर भी अपना जवाब दें। दिस इज माय फाइनल क्वेश्चन सर। कामरान साहब माशाल्लाह आपके सामने फिगर्स तो आई हैं, इसमें आपने देखा है कि हमारे टर्नओवर में भी सब्सटेंशियल इंक्रीज है और प्रॉफिटेबिलिटी तो डबल से ज्यादा हो गई है। पिछले साल हमारा जो प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स वो 145 मिलियन था, इस दफा 301 मिलियन है, जो कि डबल से ज्यादा है। तो आपको ग्रोथ वाज़ेह तौर पर नजर आनी चाहिए कि हमारी बॉटम लाइन में भी खासी स्ट्रेंथन हुई है और टॉप लाइन भी स्ट्रेंथन हुई है, तो वो ट्रांसलेट हो रही हैं चीजें, सभी हो रहा है ना। Next is Mohammad Yamin. You can unmute yourself. वालेकुम, कैन यू हियर मी? किसी QTA में तो बस ये नंबर आ रहे हैं, वो रेफरेंस वो इंडेक्सेशन का नहीं आ रहा, तो फिर Yes, we can hear you. अच्छा जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सो या थैंक यू फॉर द वंडरफुल CBS। मेरे को सवाल आते हैं। अच्छा, मुझे पहला सवाल मुझे पूछना था कि जब आपके ग्लास फर्नेस आइडल से या ऑफ सिचुएशन से वो ऑन करते हैं, फायर अप करते हैं उसको, एंड सेकंड सिनेरियो जब अगर मेंटेनेंस पे जा रहा हो, तो कैन यू प्लीज गाइड कि उसमें एस्टिमेटेड कैपेक्स कितना लगता है आपको? आवाज वाज़ेह कैपेक्स पूछ क्या कहा? जब ग्लास फर्नेस आपकी रिफर्बिश होती है तो उसमें लगभग क्या कैपेक्स यूज होता है? ये अब तकरीबन आप ये समझे अगर सिर्फ पुरानी ग्लास फर्नेस को हमने अगर कोई और चीज नहीं करनी, सिर्फ उस ग्लास फर्नेस को बंद करके उसके नए पत्थर लगा के उसको वापस लेके आना, रफली अबाउट वी आर टॉकिंग 250 मिलियन ओके, विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स। ओके, आई अंडरस्टैंड। अच्छा, मेरा सेकंड सवाल ये था कि आप जरा काइंडली गाइड कर सकते हैं कि आपकी फर्नेस की टोटल कैपेसिटी क्या है पर डे, या फिर अगर आप पर ईयर बता सकें, एंड मिनिमम उसको कितनी यूटिलाइजेशन में चलाना पड़ता है फॉर इट टू बी सस्टेनेबल एंड फॉर इट टू बी लाइक प्रॉफिटेबल फॉर यू विदाउट डैमेजिंग द फर्नेस? फर्नेस 2 कैपेसिटीज है, एक तो फर्नेस की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है और एक फर्नेस की होल्डिंग कैपेसिटी है। जो ये फर्नेस हमें प्रोडक्शन देती है रफली एवरेज जो है वो 18 to 19 टन पर डे डेली बेस पे देती है। और अगर कहीं बहुत ज्यादा आई मीन देयर इज अ डिमांड, देन वी कैन आल्सो एनहांस द प्रोडक्शन कैपेसिटी, बट इट विल टेक सम फाइनेंशियल मसल ऑन दैट।
लेकिन ये है कि अबाउट रफली 18 to 19 टन पर डे जो है ना वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज ऑन अ स्मूदर साइड। और जब हमने कलर को चेंज करना है तो उस टाइम के वक्त में हमारी जो है ना वो प्रोडक्शन नहीं आएगी। और रफली अबाउट अगर हमने एक या दो दफा चेंज करना तो वी हैव टू लूज द प्रोडक्शन फॉर ऑलमोस्ट 1 मंथ। तो हमारा अगला सबसे बड़ा टारगेट ये है कि हाउ कैन वी मेक अनदर फर्नेस। एक फर्नेस जो है वो क्लियर में चले और दूसरी फर्नेस जो है वो एम्बर में चले, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कंपनी के जो कॉस्ट है वो काफी हैंडसम अमाउंट नीचे चली जाएगी। अच्छा, सो आई वाज जस्ट रीडिंग कि उसमें मैं ये पढ़ रहा था कि आपके जो फर्नेस होते हैं उस पे आप लाइक ऐसे उसको फायर अप करके रख नहीं सकते, उसमें आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है, फिर वरना फिर आपकी फर्नेस में कोई डैमेजेस हो जाते हैं। सो मेरा सवाल ये था कि उसको मिनिमम आपको कितना प्रोडक्शन करनी पड़ती है पर डे टू प्रिवेंट डैमेजेस टू द फर्नेस टू द रॉ मटेरियल। सर मिनिमम की तरफ तो हम गए को नहीं, हम तो मैक्सिमम की तरफ ही रहते हैं। मिनिमम की तरफ गए तो कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, बट वी कैन मतलब प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। और वो हमारी होती भी है, यानी कि हर 45 दिन के बाद हमें अपनी स्लीव चेंज करनी पड़ती है। तो एक लाइन बंद हो जाती है, दूसरी 2 लाइनें चल रही होती हैं। तो आप ये समझिए 18 से यही प्रोडक्शन जो है वो रफली 11-12 पे आ जाती है। फिर कभी लिप लॉक चेंज होना है तो उसमें भी चीज चेंज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली देयर आर मैनी चेंज जो आती रहती हैं, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल था, कैन यू प्लीज गाइड अबाउट द मार्केट डायनामिक्स, लाइक कि क्या डिमांड किस चीज़ से अफेक्ट होती है आपके जो प्रोडक्शन की, एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन द फ्यूचर, व्हाट्स योर आउटलुक ऑन दैट? हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि किस तरह हमारी ट्यूब ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो और हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं। इसीलिए हम आउट ऑफ पाकिस्तान मार्केट को भी देख रहे हैं कि जहां पे ट्यूब जो है हम आगे जाके एम्प्यूल में कन्वर्ट करके, वायल्स में कन्वर्ट करके दे सकते हम हैं। जो ऊपर रेफरेंस दे देता है वो जी जी प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। किंतु आपकी जो करंट इंडेक्सेशन है डिवाइड सॉरी, तो मैं लोकल की आपकी जरा पूछना चाह रहा था कि लोकल में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी जो एक कॉम्पिटिटिव है जो बढ़ाएंगे, एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग द डिमांड टू बी लाइक इन द फ्यूचर? ये आपका फिक्स्ड, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो आई वाज आस्किंग कि लोकल मार्केट में आप किस तरीके से अपने आप को एक कॉम्पिटिटिव एज पे लेकर आने का सोच रहे हैं, एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि लोकल में अपनी आप प्रोडक्शन और सेल्स कैसे आप इन द फ्यूचर बढ़ाएंगे, आपकी क्या कोई स्ट्रेटेजी है इसमें? लोकल मार्केट में जो हमें लो एंड की तरफ से आ रहा है वो तो ये चाइना। ये O&M तो हमारा सही रहेगा मीडियम में। Shamin, can you please? लोकल मार्केट में जो सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही है वो तो आ रही है चाइनीज जो इंपोर्ट है ना उसकी तरफ से आ रही है। और वो हमें थोड़ा नेगेटिव इसलिए भी हिट कर रही है बिकॉज गवर्नमेंट हैज कीपिंग द डॉलर एट 280 विच इज नॉट इट्स राइट वैल्यू। तो उसकी वजह से उनकी इंपोर्ट जो है सस्ती हो जाती है और हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे जो है वो महंगी बनती है। बट ऑन द अदर हैंड अल्हम्दुलिल्लाह हम वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू कन्वर्ट सम ऑफ द चाइनीज मैन्युफैक्चर चाइनीज जो कन्वर्टर थे उनको अपने एम्प्यूल पे ला के कि हमने 2-3 प्रोडक्ट में जो R&D की है वो चाइनीज के मुताबिक एम्प्यूल बनाया विच इज वेरी वेरी लाइट। तो उसमें उनके साथ compete करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाई एंड में मेरा अपना ख्याल ये है मे बी 1 or 2 कंपनीज which are left without Gani tubes और Gani ampules। बाकी तकरीबन सारे की सारी जो है ना वो अब हमसे भी ले रही हैं और जर्मनी से भी ले रही हैं। तो मेरा ख्याल है साल एक और थोड़ा कंपटीशन चलेगा जर्मनी के साथ, एंड अल्टीमेटली दे विल फिगर इट आउट कि यार ये दिस इज मच चीपर, कि 30-40% चीपर पड़ती है गनी की एम्प्यूल जो है दूसरे से। तो लेकिन ये फार्मा कंपनी टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई सी सर, थैंक यू सो मच सर। जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस एंड आई एम ऑफ। सर, आप कैन यू प्लीज गाइड कि जो सिलिका सैंड है वो आपकी एक मेन रॉ मटेरियल होती है फॉर द ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, वो आपको इसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है पर टन, अगर आप बता सकें? एंड सेकेंडली, अगर आप थोड़ा प्राइस में के बारे में गाइड कर सकें कि एम्प्यूल्स एंड वायर्स में लोकल में क्या प्राइस चल रही है फॉर योर प्रोडक्ट्स, एंड एक्सपोर्ट में आप क्या चार्ज कर रहे हैं? सो मच। सिलिका सैंड जो है वॉल्यूमेट्रिकली तो बहुत बड़ा कंपोनेंट है ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में, बट ऑन अ मॉनेटरी वैल्यू इट हैज नो रियल सिग्निफिकेंट वैल्यू, क्योंकि सिलिका सैंड जो है रफली अबाउट 9-8-9 रुपीज पर केजी है, डिपेंडिंग ऑन द किस लेवल किस तरह की है। अगर तो जरा आम सी है
ब्राउन ग्लास के लिए सस्ती है, वो मेरा ख्याल है 5-6 रुपए में भी मिल जाती है। जो क्लियर ग्लास वाली है वो रफली अबाउट 9 और 10 रुपीज है। और जो आप चीज पूछ रहे हैं एम्प्यूल्स की, एम्प्यूल्स जो है ना वो डिफरेंट साइज के साथ डिफरेंट है, लाइक 1 cc है, 2 cc है, 3 cc है, 5 cc है, 10 cc है। ये वाले एम्प्यूल जो है ये रफली अबाउट 800,000 रुपीज पर टन टू ऑल द वे 1.2 मिलियन रुपीज पर टन पे जाती है। और जो ट्यूब है दैट इज रफली अबाउट 400,000 to 450,000 रुपीज पर टन। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जस्ट वन लास्ट थिंग, आपकी वॉल्यूमेट्रिकली तो सिलिका सैंड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बट द मोस्ट एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल इज द सोडा ऐश। कैन यू प्लीज गाइड कि आप उसको उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको पर टन? सोडा ऐश। Soda ash is not a big part of our manufacturing process. मेरा ख्याल है it's maybe just only 15 to 20 tons per month, क्योंकि हम सोडा जो है वो एक्चुअली सिलिका सैंड से ही ले लेते हैं। सिलिका सैंड itself has about पाकिस्तानी सिलिका सैंड has roughly about 7-8% of सोडा, तो वो हमें सोडा एश वहीं से मिल जाता है। लेकिन हम फिर भी डालते हैं, 1 कंटेनर मुश्किल से डलता होगा महीने का, but it's not a huge cost for us. ओके सर, थैंक यू सो मच सर। Next is Yasin. You can unmute yourself and ask your question. I don't see any more raised hand. There are some questions in the chat box. I'll ask them one by one. So firstly, can you please discuss the taxation? In the first quarter, there was a hit of minimum tax on turnover, and there is high deferred tax liability. Can you shed some light on this? Asim Saab is the boss in this one. इसमें नॉर्मल टैक्सेशन हमारी हुई है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। हमारे बेसिकली टैक्सेशन में हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो मिनिमम हम जो देख रहे होते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर क्या आ रहा है, उसमें हम 17% उसकी अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फिर हमारा जो मिनिमम टैक्स है उसको, और जो टैक्सेबल इनकम है उसकी बेस पे जो हमारी प्रोविजन बनती है उसमें मैक्सिमम उसको हम अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा इसका मिनिमम टैक्सेशन है मतलब टर्नओवर बेसिस हमारे जो अकाउंट्स में दी गई ज्यादातर हमारा मिनिमम टैक्स। Can you please repeat the Afghanistan issue? एक पिछले वाले सवाल पे मैं थोड़ा सा आ जाऊँ। हमारे में सबसे जो महंगी प्रोडक्ट्स जो रॉ मटेरियल है दैट इज बोरक्स इज रफली अबाउट 300,000 रुपीज पर टन, और साथ में पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ये वाली जो रॉ मटेरियल है वो दीज आर द मोर कॉस्टली रॉ मटेरियल। और इस आप पूछ रहे थे अफगानिस्तान की तरफ से, एज यू नो दैट जब से बॉर्डर क्लोज है काफी सारी फार्मा कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो कैन नॉट सेंड टू अफगानिस्तान बॉर्डर क्लोजिंग की वजह से। जब वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकती तो वी कैन नॉट गिव देम सेल देम द प्रोडक्ट आल्सो। जो हमारे एम्प्यूल लेते हैं, वायर्स लेते हैं या ट्यूब लेके आगे एम्प्यूल बनाते हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट टू अफगानिस्तान। अभी सब आइडिया दे सकते हैं अफगानिस्तान जो यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है, जो वायर्स है, एम्प्यूज है, ये टोटल आपकी जो है सेल्स का क्या परसेंटेज होगा? आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेज के जो जिन फार्मा कंपनीज को आप सेल कर रहे हैं वो अफगानिस्तान बेच रही हैं कि लोकल बेच रही हैं, बट कोई एक बॉल पार्क एस्टिमेट है आपके पास के अफगानिस्तान सेल्स कितनी होंगी उसकी? मुझे honestly on top of my head I don't know, लेकिन मेरा ख्याल है it's quite not very significant portion, but it is going to be somewhere about 15 to 20%. Okay. सवाल मेरा था ये, if I may ask, we are looking at the last 4 years gross margins. उसमें वो एवरेज कर रहा है 25.9%, अप्रॉक्स 26%, और जो नेट मार्जिन्स हैं आपके वो पिछले 4 सालों के वो एवरेज आउट कर रहे हैं तकरीबन 10% के करीब, वर्सेस जो फर्स्ट क्वार्टर के ग्रॉस मार्जिन्स आए वो 18% हैं और नेट मार्जिन्स हैं वो 3% हैं। जिस तरह से आपने अभी क्लैरिफाई किया कि ये जो फर्स्ट क्वार्टर में फर्नेसेस जो आपकी वो चेंज ओवर हुई उसकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट आता है, तो हम इसको सस्टेनेबल अगर हम 2-3 साल के लिए ग्रॉस मार्जिन्स क्या सोचे कि किन रेंजेस में एवरेज करेंगे कि ये 26% की रेंज में ही आपको अगले 2 साल 3 साल के लिए एवरेज करते हुए नजर आ रहे हैं,
ऊपर नजर आ रहे हैं, नीचे नजर आ रहे हैं, या जो एफिशिएंसी के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनसे ये सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करें? कुछ दे दें। अगर तो ये कभी कभी होता है कि प्रॉब्लम स्पेसिफिक हो जाती हैं और किसी वजह से प्रोडक्शन जो है वो आई मीन प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज आई थिंक we can expect somewhere about 23 to 27% inshallah ताला gross margin can be achieved। और लास्ट वाले क्वेश्चन पे जो हम बात कर रहे थे ना, अफगानिस्तान क्लोज होने की वजह से it's not only the Afghanistan which is being impacted, it is the route going to the southern Russian states। वो सारा राउट भी जो है ना वो इम्पैक्ट हो जाता है, तो आई मीन काफी इम्पैक्ट पड़ता है मेडिसिन पे। थैंक यू। Can you please share your total power requirement and the current mix you are using on your furnaces? I mean, furnace requirement for the power is 1.6 megawatt of electricity and roughly about 11,000, 12,000 cubic meter of natural gas। आपने जिस तरह से अपने फ्यूचर आउटलुक में बताया कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस को आप टारगेट कर रहे हैं, तो हाउ कंपेटिटिव आर वी इन दोज डेस्टिनेशंस, उसके ऊपर अगर थोड़ी। In the export markets, we are very competitive क्योंकि this is one of the fields जहाँ पे China has penetrated a lot, but on a higher end tubing, China is there, but and pure Chinese tube is there, but Chinese tubes are not there। So I mean, competitiveness का problem नहीं है। The only problem with the pharma companies is getting approval। I mean, our product has been approved. Our product is approved in Italy. Our product is approved in Cuba also, and many other countries. जहाँ पे rates पे हैं वो they are very very lucrative and attractive। It's just I mean a very time consuming and tedious process to get the approvals from the pharma companies। When is the expected commissioning of solar project? It's happening now. I think 45 days, inshallah। I see no more raised hands and questions. So One more thing, if you can elaborate, what is the source of gas? Are you dependent on the grid or are you taking the gas from any third party source? और उसके अंदर जो है ये थोड़ा सा इसके में भी क्लैरिफाई कर दें कि ये आप कैप्टिव के लिए यूज करते हैं कि नहीं करते, या पूरा प्रोसेस के लिए यूज होता है सिर्फ गैस? Power is coming from a grid and gas is coming from SNGPL, and we are not taking any third party sources because the process gas from the SNGPL or SNGC is cheaper than the third party source, so we are not going over there। Feroz, is there any other question? no, I don't have any other question on the chat box. Okay. Thank you so much. Thank you, Hafiz Farooq Saab. Thank you, Zubair Siddiqui Saab, and the entire team at Ghani Global Holdings and Ghani Global Glass. We will look forward to hosting other group companies' corporate briefing session shortly. So we expect you to be present at there. And once again, thank you so much for your presence. Allah Hafiz. Thank you। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज पढ़ रहे थे सीनियर वाले